So this is the second lecture for corporate restructuring, right? And yesterday we had covered the introduction of corporate restructuring. हमने चेक किया था यहाँ पे कि corporate restructuring क्या होता है, right? Then हमने यहाँ पे उसके फीचर्स देखे थे, what is, और उसके कुछ फीचर्स को हमने यहाँ पे कवर किया था. Followed by हमने देखा था how the growth happens organically and inorganically. फिर हमने यहाँ पे देखा था कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग टूल्स, जिसमें हमने मर्जर को समझा था. और मर्जर के बाद में हमने यहाँ पे देखा था टाइप्स ऑफ मर्जर. वी हैड डिस्कस्ड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देन वी आल्सो डिस्कस कोसेंट्रिक, कोजेनरिक, देन दैट्स द कॉन्ग्लोमरेट और द डाइवर्सिफिकेशन. इसके बाद में फिर हमने देखा था व्हाट आर द रीजंस फॉर मर्जर. वी डिस्कस्ड दिस. फर्दर हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मर्जर, और हमने यहाँ पे देखा था डी मर्जर में कैसे एक डिमर्ज्ड कंपनी होता है और एक हमारे पास रिजल्टिंग कंपनी रहेगा. और उसके बाद में हम लोगों ने चेक किया था कि डी मर्जर के दो टाइप्स, दैट इज़ कंप्लीट डी मर्जर, पार्शियल डी मर्जर. अभी भी ये तो एक हो गया डी मर्जर के एक टाइप, और एक और एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी मर्जर देखने को मिलेगा. दिस वी आर गोइंग टू कवर व्हेन वी स्टडी द टैक्सेशन पार्ट ऑफ डी मर्जर. उस वक्त हम डी मर्जर को वापस से विजिट करेंगे एंड देन वी विल कवर दिस. फर्दर हमने यहाँ पर चेक किया था कि डी मर्जर के क्या रीजंस होते हैं. तो फैमिली सेटलमेंट, बिजनेस एफिशिएंसी, ये सारा चीज़ हो जाता है. कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अपने नेगेटिव सिनर्जीज वाले बिजनेसेस को भी हटा देते हैं, राइट. सो जिन बिजनेसेस के साथ आपका नेगेटिव सिनर्जी रहता है आप उसको भी क्या कर देते हो, डिमर्ज कर देते हो. तो ये आपके पास आ गया. देन स्ट्रेटेजिक अलायंस को हमने समझा, रिवर्स मर्जर हमने चेक किया था, जॉइंट वेंचर एंड मैनेजमेंट बाय आउट. तो इतना हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. अब हमें यहाँ से शुरू करना है टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. एंड इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, सो अलग अलग एंगल से आप देख सकते हो. एक आपके पास आ जाता है यहाँ पे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, करेक्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, ये आपके पूरे बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करता है. यहाँ पर जब आप रीस्ट्रक्चरिंग करोगे, आप पूरे बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करते हो. और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कब ज़रूरत पड़ता है, व्हेन देयर इज़ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन द कंपनी, और वेन एवर योर बैलेंस शीट इज़ इनबैलेंस, उसमें इम्बैलेंस जब आ जाता है, राइट. और इम्बैलेंस का ये मतलब नहीं कि आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, बट बैलेंस शीट में इम्बैलेंस या डिस्ट्रेस आने का क्या रीज़न रहेगा, दैट आइदर यू हैव टू मच ऑफ डेट्स, राइट. आपके बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डेट्स है, राइट. तो आप वहाँ पर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करोगे, विच मे फर्दर लीड टू इंसॉल्वेंसी ऑल्सो. सो द फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग में ऑल्सो लीड यू टू आईबीसी, राइट. तो एक ये रीज़न रहता है. और ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर दो तरह के सिचुएशंस आ जाते हैं. वी गेट 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, राइट, व्हेन इट कम्स टू द रीस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग. और यहाँ पर दो सिचुएशन क्या रहते हैं, आइदर द कंपनी इज़ ओवर कैपिटलाइज्ड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उस कंपनी में कैपिटल लगा है, और द कंपनी इज़ अंडर कैपिटलाइज्ड, कि भाई उसमें ज़रूरत है कैपिटल की लेकिन फिर भी वहाँ पर पैसा नहीं लगा हुआ. तो ये दो सिचुएशन में आप क्या करते हो, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग. देन इन केस ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, आप अपने अर्निंग्स पर शेयर को इम्प्रूव करना चाहते हो, बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट करेगा आपके मार्केट प्राइस पर शेयर को, राइट. सो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. आप डेट को चेंज कर सकते हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, राइट. वी विल कवर दिस व्हेन वी डू सेक्शन 230. सो योर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, वहाँ पर ये सब फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग आता है. देन योर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, any alteration in the capital, share capital, reduction in the share capital, then even your buyback, ये सब आपके किसके पार्ट है, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है. सो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को मैं यहाँ पर इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग अपना ऑल टुगेदर एक चैप्टर होगा. थर्ड चैप्टर, लाइक अभी फर्स्ट चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, सेकंड चैप्टर वी विल डू टेक ओवर, एंड थर्ड चैप्टर वी विल डू इज योर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग. सो जब हम फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को वहाँ पर कवर करेंगे, तो एनीवे we will be discussing all these in details, right. So there is no problem in that case. अब अगर मैं दूसरे टाइप का फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर, मतलब दूसरे टाइप का रीस्ट्रक्चरिंग आपको बताऊं, तो यहाँ पर एक आ जाता है मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, करेक्ट. सो ये एक है न्यू सिलेबस में, तो ये अलग से है. ओल्ड सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपके मॉड्यूल में नहीं था, बट आपको क्वेश्चंस में या आंसर में ये हेल्प कर सकता है.
सो व्हेन यू डू मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, तो मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग में चार पोजीशंस आपके आके निकलते हैं यहाँ पर व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आप नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आते हो, राइट। और नए प्रोडक्ट्स का ये मतलब नहीं है कि आपका ऑल टुगेदर एक नया ही प्रोडक्ट आता है, मतलब इट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट ओनली, कुछ ऑल टुगेदर अनरिलेटेड नहीं आता। रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में जब लेकर आते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेयर यू गेट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, राइट। ऐसा भी हो सकता है आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप रेडिकल चेंज लेकर आ जाओ, मेजर चेंज वहां पे आप लेके आ जाओ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो व्हेन यू ब्रिंग radical change in your existing product, when you bring radical change in the existing product, ओके, सो वहां पर भी क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, आप अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में जाते हो। तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग में है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेम वे इस तरह से आपको एक टर्म और मिलेगा विच इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट, यहाँ पर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नए मार्केट में लेकर जाते हो। सो यू टेक योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू द न्यू मार्केट। सो ऑल MNCs दे डू दिस, अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी। जितने भी MNCs होते हैं वो यही स्ट्रैटेजी रखते हैं। देन व्हेन आई से द ग्लोबल स्ट्रैटेजी, द कंपनी अडॉप्टिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ग्लोबलाइजेशन के लिए वो यही काम करते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। सो यू कैन पिक अप एनी कंपनी, लेट्स से आप कोई भी कंपनी को, कोको कोला को आप चेक कर लो, कोको कोला ने यहाँ पर ये स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। पेप्सी, ऑल MNCs, यूनिलीवर, ये सब ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट किया है, राइट। तो दूसरा आपके पास जो ऑप्शन आ गया वो आ गया यहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट। नाउ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तीसरा जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी होता है या तीसरा रीस्ट्रक्चरिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। और मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अब देखो मार्केट पेनिट्रेशन के लिए आप बस खाली ये वर्ड पेनिट्रेशन वर्ड का मतलब समझ लो। व्हेन वी टॉक अबाउट पेनिट्रेशन इट मीन्स टू गो डीप, राइट, इट मीन्स टू गो डीप। आप जैसे ऑयल रिग्स रहते हैं, ठीक है, ऑयल रिग्स जब निकलते हैं तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, दैट वी नीड टू पेनिट्रेट लेट्स से 10 किलोमीटर्स डाउन द ग्राउंड, तब जाकर हमें वहाँ पर गैस बेसिन मिलेगा या वो ऑयल जो वेल है वो वहाँ पर हमें मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो पेनिट्रेशन मीन्स टू गो डीप। सो व्हेन यू अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी वेयर यू से वी विल फोकस विद आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, उसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन। सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्लस द एग्जिस्टिंग मार्केट, ये आपके लिए मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी हो जाएगा। जब आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही चेंजेस लेके आते हो, उसमें बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में तो चेंजेस नहीं होता, बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही आप और इम्प्रूव करके मार्केट में लेकर जाते हो, ये आपका क्या हो जाता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। आप कोशिश करते हो कि आप जब मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो, आप कोशिश करते हो कि आपका कस्टमर बेस स्ट्रांग हो जाए, राइट, आपका कस्टमर बेस स्ट्रांग हो जाए तो आप मार्केट पेनिट्रेशन करते हो। मार्केट पेनिट्रेशन और एक तरीके से हो सकता है कि आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अक्वायर योर राइवल्स, यू कैन अक्वायर योर राइवल्स। तो ये भी क्या हो गया, मार्केट पेनिट्रेशन ही हो गया। भाई सिंपल सी बात है, देयर वर टू फर्म्स, firm A, firm B, and let's say there are another two firms, firm C, firm D. All four deal in the same product. Now firm A goes and acquires firm B. So अभी क्या होगा, firm A के तो अपने customers थे, firm B के भी customers अब किसके बन गए, firm A के ही customers बन गए। तो ये आपका क्या हो गया, market penetration. So horizontal merger helps you to do this, right? Horizontal merger helps you to do this, right? तो ये आपके पास एक आ गया मार्केट पेनिट्रेशन। सेम वे अगर फोर्थ आप यहां पर चेक करो तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, राइट। एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यू गेट न्यू प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट। तो कल जो हम लोगों ने कवर किया था डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वही एक एग्जैक्ट सिनेरियो यहाँ पर आपको रहेगा, न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द न्यू मार्केट। तो ये आपका आ गया डाइवर्सिफिकेशन। तो ये आपका मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग हो गया। Then you can also have something called as technological restructuring.
सो करेंटली अगर आप चेक करो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। आप देखिए, जो पहले नॉर्मली मीटिंग्स फेस टू फेस होते थे, अब वो मीटिंग्स क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, सब जूम के ऊपर शिफ्ट हो गए, राइट। तो आपके ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग ही हो गया। यू कैन चेक दिस एग्जाम्पल, लेट्स से आप यहाँ पे चेक करो, हम 2G टेक्नोलॉजी से 3G टेक्नोलॉजी पर गए, राइट। 3G से फिर हम 4G टेक्नोलॉजी पे गए, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 5G टेक्नोलॉजी। सो जब भी आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो, वो क्या बन जाता है आपके लिए, इट इज़ टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग। सेम वे अगर आप चेक करो, कंप्यूटर्स में ऑटोमेटेड सिस्टम्स लग जाते हैं। सो ऑटोमेटेड सिस्टम्स, बैंक्स में अगर आप चेक करो, जो मैनुअल वर्क होता था, ठीक है, फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, ये भी क्या हो गया आपके लिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो बैंक में आपको मिल जाएगा, पासबुक अपडेट करने के लिए, राइट। पहले हमारे पास क्या था, पासबुक अपडेट करने के लिए आप काउंटर पे जाते थे, करेक्ट, वो काउंटर पे मशीन होता था। सो फ्रॉम काउंटर नाउ दे हैव मेड इट अ मशीन, जस्ट लाइक ATM मशीन। उस ATM मशीन में जाके आप अपने पासबुक को अपडेट करवा सकते हो। सेम वे चेक क्लियरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये आपका क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग। सो एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, एंड उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग। लास्ट जो आपके पास यहाँ पे और ब्रॉड एरिया आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, तो ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज को या तो एक्सपैंड करते हो, करेक्ट, या फिर जैसे अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, आप उसको डाउन साइज कर देते हो। आइदर यू एक्सपैंड द ऑर्गेनाइजेशन साइज और यू डाउन साइज द ऑर्गेनाइजेशन साइज। अब ये भी क्यों होता है, अगेन अगर आप आपके बिजनेसेस में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, और इफ़ द मार्केट इज़ डाउन, तो वहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हो, डाउन साइज करते हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आप VRS ले लो, करेक्ट, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम आप ले लो, और धीरे धीरे अपने कंपनीज को वो कम करते हैं। एक्सपेंशन में क्या होगा, जब आप न्यू रोल्स असाइन करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, करेक्ट, आप यहाँ पर फर्दर रिक्रूटमेंट करते हो। सो ऑल दिस कम्स इनटू योर एक्सपेंशन। अभी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और समथिंग, बट कल को अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको इधर से काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स मिलने लग जाएगा, वेर यू विल बी एबल टू राइट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड द कंबाइंड प्रोविजन। आप मुझे बताओ, ये आपको क्लियर हुआ, ये 3 टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। सो फर्दर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हमने जो डिस्कस किया, एक आपके पास यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, ओके, देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल, राइट, देन यू हैव मार्केट, करेक्ट, एंड सो ये 4 तरह के और रीस्ट्रक्चरिंग हो गए। आप बताइए, इज दिस क्लियर, दिस पार्ट, ये वाला? अगर ये कंप्लीट हुआ तो प्रोबेबली वी आर थ्रू विद आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो आज का लेक्चर तो फिनिश नहीं है, लेक्चर तो अभी जस्ट शुरू हुआ है। नाउ वी विल पिक अप व्हाट, वी विल पिक अप पास्ट एग्जाम पेपर। तो आप जैसे ये क्वेश्चंस आ रहे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपके साथ अभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो अभी क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस हो जाएगा, और कुछ ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया हुआ है। सो एज आई सेड दैट फ्रॉम जून 2017 अटेम्प्ट we will pick up all the questions. So आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर क्या कवर करने वाले हैं, फ्रॉम जून 2017 टिल दिसंबर 2019। ओके, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दिसंबर 2019 बोथ ओल्ड एज वेल एज न्यू, तो ये अपने पास यहाँ पर सारे पेपर्स के क्वेश्चंस है। जो जो क्वेश्चंस चैप्टर 1 से रिलेटेड है, मैंने उन सब का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, and we will solve all the questions later on. You can write the answers. मैं यहाँ पर इन सारे आंसर्स का बुलेट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड यू कैन राइट दीज आंसर्स लेटर ऑन, एंड आप आराम से जैसे हमने कल डिस्कस किया था दैट while practicing these questions you will get a good grip over the concept and over the topic, right? तो आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, this question was again asked in जून 2017 अटेम्प्ट, और ये क्वेश्चन नंबर था 1 का पार्ट सी। This was question number 1
पार्ट सी मैंने एक दूसरे शीट पे दूसरे डिवाइस पर मैंने क्वेश्चन पेपर्स को भी खोल के रखा हुआ है सो दैट आई कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई. यस, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी. तो आप मुझे बताइए इसमें आप क्या लिखोगे. डिस्कस स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर एज अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी. तो आप मुझे बताओ क्या आप इसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे. इज इट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन strategic alliance and joint venture, or you are going to explain joint venture and strategic alliance independently. आप कैसे इसको attempt करोगे. How will you attempt this? So explain independently, right? So you are going to explain this independently. तो आपका यहाँ पर आंसर जब होगा so you will start with the answer something like this, that question number 1 part C. तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो point number 1 और उसमें आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस को समझा दो. तो आप मुझे बताइए स्ट्रेटेजिक अलायंस में हम क्या प्रोविजंस लिख सकते हैं. यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस में हम यहाँ पर क्या प्रोविजंस लिख सकते हैं. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस. सो इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस फिर आप यहाँ पे पॉइंट नंबर ए बी सी डी करके लिख सकते हो. सो फर्स्ट पॉइंट दैट वी कैन राइट हियर दैट स्ट्रेटेजिक अलायंस इज बेसिकली व्हाट. इट्स अ अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंपनीज. कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट फिर भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपको ये क्लैरिटी रहे कि यहाँ पर क्या वर्डिंग्स लिखने हैं. सो अग्रीमेंट, देयर इज अ अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंपनीज, राइट. और इसमें क्या रहता है स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर, दैट दे कोलैबोरेट विथ ईच अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. ये दोनों यहाँ पर कोलैबोरेट कर जाते हैं. फिर यहाँ पर इनका क्या रहता है म्यूचुअल बेनिफिट्स. और ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर, दे डू रिसोर्स शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग विच इज हेल्पफुल फॉर बोथ, राइट. और इसमें आप क्या पॉइंट्स डाल सकते हो. यस, वेरी गुड. यहाँ पर जैसे हरप्रीत ने इधर बताया, वी कैन राइट दे रिमेन इंडिपेंडेंट इवन दो दे कम टुगेदर दे कोलैबोरेट गेट दे रिमेन इंडिपेंडेंट. और इसमें आप स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या बोल सकते हो, कस्टमर बेस. सो ओके, रिसोर्स शेयरिंग के साथ ही में यहाँ पर हम और दे देते हैं दे ऑल्सो शेयर कस्टमर्स, करेक्ट. सो इन सिंस दिस इज एन अग्रीमेंट, राइट, सो दिस अग्रीमेंट इज गोइंग टू हैव अ टाइम पीरियड, राइट, एंड दिस अग्रीमेंट कैन बी again terminated. So they remain independent. This agreement can also be terminated, right. और इससे इनको क्या होता है रिसोर्स शेयरिंग एंड कस्टमर से, अगेन जैसे हरप्रीत ने यहाँ पर एक पॉइंट बताया, हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि इन दोनों की वजह से इनको क्या होता है सिनर्जी गेन होता है. देयर इज अ सिनर्जी गेन विच हैपेंस हियर, राइट. तो ये आपके स्ट्रेटेजिक अलायंस का पार्ट हो गया. और एक आप यहाँ पर चाहो तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर. यू कैन ऑल्सो राइट द एग्जाम्पल. तो हमने कल चेक किया था स्ट्रेटेजिक अलायंस में फ्लिपकार्ट एंड एयरटेल मनी, राइट. सो फ्लिपकार्ट एंड बैंक्स, एयरलाइन कंपनीज एंड बैंक्स, राइट. तो वो लोग यहाँ पर जो म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं ये आ जाएगा. नाउ व्हाट विल यू राइट इन जॉइंट वेंचर. सो पॉइंट नंबर 2, व्हाट विल यू राइट अबाउट जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर में भी आप क्या लिखोगे. सो जॉइंट वेंचर के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट बाय द वे. सो अगर आपको याद हो फाउंडेशन में कभी आपने अकाउंट्स पढ़ा हो जहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग आपने देखा हो, या फिर कभी ग्रेजुएशन में या कहीं पर भी जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग आपने पढ़ा हो. सो जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, करेक्ट. फिर अग्रीमेंट में यहाँ पे कोऑपरेटिव अरेंजमेंट, ओके. सो इट इज़ ऑल्सो अग्रीमेंट और इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, ठीक है. तो वो अग्रीमेंट में ही कवर हो गया अभिषेक. तो यहाँ पर अपन उसको रिपीट नहीं करते. इट्स अ अरेंजमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज, राइट. इसके अलावा आप देखो जॉइंट वेंचर भी क्या होता है. जॉइंट वेंचर इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और बिजनेस. और पर्पस से अच्छा वर्ड अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और इट कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, राइट. टर्मिनेशन विल बी एज पर द अग्रीमेंट, राइट, बिल्कुल करेक्ट. सो टर्मिनेशन के ऊपर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट टर्मिनेशन थोड़ा सा एंड में लिखते हैं. योगन करेक्ट है आपका पॉइंट, थोड़ा सा एंड में उसको अपन लिखते हैं, राइट. सो कंपनीज एंटर इनटू द अग्रीमेंट टू कंप्लीट अ बिजनेस और बिजनेस ऑपरेशंस, बिल्कुल करेक्ट वैशाली जी. जो अपन ने यहाँ पर ये पॉइंट में डाला दैट इट कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और इट कैन बी फॉर अ बिजनेस. सो यहाँ पर आ जाएगा इट कैन बी फंक्शनल बेस्ड, सेम पॉइंट ही है वैसे तो अपना,
can be functional joint venture or it can be a project based joint venture. It can be functional based or it can be a project based joint venture, right? इसके अलावा joint venture के अंदर आप अगर और provisions को लिखना चाहो तो हो सकता है they form a new company, right? So joint venture में हो सकता है they may or may not form a new company, correct? जॉइंट वेंचर में हमेशा इनका एक अग्रीड रेशो रहता है, राइट? ये जो अग्रीमेंट होगा, दिस अग्रीमेंट इज ऑलवेज इन अ अग्रीड रेशो 50-50 या फिर 70-30, 60-40, 55-45, वट एवर इट इज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, राइट? इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बताते हो? द पार्टीज टू द जॉइंट वेंचर दे कॉन्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस, द पार्टीज दे कॉन्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस। रेदर इसको आप ऊपर लिख सकते ना कि यहाँ पर ये जो पार्टीज है, मैं इसको एक काम करता हूँ, दिस इज पॉइंट नंबर ए, लेट्स मेक दिस एज पॉइंट नंबर बी। मैं थोड़े से पॉइंट्स को यहाँ पर रीशफल कर देता हूँ तो अपने लिए थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा आंसर। सो आई रीशफल इट विद द अदर कलर। सो दिस कैन बी पॉइंट नंबर बी, agreement between the parties in a agreed ratio, they contribute the resources, they contribute the resources for a particular purpose or a project, and that's what we call at that there is a functional joint venture or a project based joint venture। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर ई आ जाएगा, दे मे और मे नॉट फॉर्म अ न्यू कंपनी, करेक्ट? तो ये आपके पास यहाँ पर बेनिफिट्स आ गए। और इसके बाद में आप ध्यान रखना, एक थर्ड पॉइंट आप और कॉमन लिखोगे। यस, एक टर्मिनेशन वाला पॉइंट भी इधर था, दैट द जॉइंट वेंचर, अगर आपने कोई नया कंपनी नहीं बनाया तो इट इज टर्मिनेटेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेटेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और म्यूचुअली। इसके अलावा जब कोई जॉइंट वेंचर फॉर्म करता है, इररेस्पेक्टिव whether you form a company or not, they also remain independent, they also remain independent, राइट? और यहाँ पर लास्ट एक आपका आ जाएगा जिसमें आप एग्जाम्पल लिख दोगे। सो मारुति सुजुकी इज अ गुड पॉइंट, एंड इसमें आप रीज़न भी दे सकते हो वाई मारुति सुजुकी हैपेंड। सो शॉर्ट टर्म बिजनेस पार्टनर अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर वो भी रहेगा। तो बेसिकली जो यहाँ पर आपने पॉइंट लिखा, रिसोर्स शेयरिंग, कस्टमर सिनर्जी गेन, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को लिखने के बाद में आप एक काम करना, एक थर्ड पॉइंट आप और लिखना, और आप वहाँ पर क्या बताना, दैट बोथ स्ट्रेटेजिक अलायंस एज वेल एज जॉइंट वेंचर दे आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी, they are part of the corporate restructuring strategy, because you see यहाँ पर वही बताया, discuss this as corporate restructuring strategies। और यहाँ पर आप चाहो तो बता सकते हो कि यहाँ पर what will be the benefits, the common benefits of both। तो आपका आंसर प्रॉपर सेट हो जाता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, तो यहाँ पर आप वो सारे प्रोविजंस बता सकते हो, सिनर्जी गेन एंड एवरीथिंग। तो जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, सिनर्जी गेन, रिसोर्स शेयरिंग, ये सारा पॉइंट, तो इन सब को आप यहाँ से, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो एक एक लाइन के अंदर, तो ये आपका एक प्रॉपर सेट आंसर हो जाएगा। सो इफ नो न्यू कंपनी इज फॉर्म, देन हाउ द टैक्सेस विल बी पेड? यस ऋतुपर्णा जी, देन इट विल बी पेड इंडिपेंडेंटली। सो व्हाट विल हैपन, आप ये देखो, कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है, दे मेक अ नॉन इक्विटी, सो इक्विटी बेस्ड बनाएंगे तो ये दोनों एक कंपनी फॉर्म कर देंगे। सो आइदर दे फॉर्म अ न्यू कंपनी, दैट्स अ ए बी जॉइंट वेंचर, एंड लेट्स से दिस इज इक्विटी बेस्ड। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से डिविडेंड अर्निंग्स इधर जाएगा और यहीं पर इट विल बी टैक्स्ड हियर ओनली। और अगर वो नॉन इक्विटी बेस्ड बनाते हैं, राइट, इफ इट इज अ नॉन इक्विटी बेस्ड, इन दैट केस इफ दिस इज अ नॉन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा, इनका अपना, जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म में होता है कि पार्टनर अपना अपना शेयर लेके जाता है, तो यहाँ पर ये अपना टोटल जॉइंट वेंचर का रेवेन्यू लेंगे, इसमें से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे। आफ्टर डिडक्टिंग दिस एक्सपेंसेस दे आर गोइंग टू गेट देयर प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट विल बी स्प्लिट इन देयर अग्रीड रेशियो बिटवीन ए एंड बी। So this is how it goes. So what is the distinguish between criteria between strategic alliance and joint venture? Again, the agreement. In this kind of agreement, a equity venture is not formed. Here, a equity venture may or may not be formed, right? Joint venture के अंदर.
स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर आपका मेजर पर्पस जो होता है वो रहता है रिसोर्स शेयरिंग, करेक्ट। यहाँ पर आप कोई प्रोजेक्ट साथ में नहीं करते हो, यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड कोई बिजनेस किसी एक्टिविटी के लिए आप साथ में आते हो। यहाँ पर आप एक्टिविटी के लिए नहीं आते, दिस इज मोर और लेस फॉर द synergy gains in terms of customer only, that my customers will get privilege in your store, your customers will get privilege in my store. So इस तरह का यहाँ पर strategic alliance रहता है, या फिर they do this knowledge sharing के लिए, resource sharing के लिए। जैसे इन्होंने combined research and development team को एक साथ अपॉइंट करके रखा हुआ है, तो इस तरह से जाता है। यहाँ पर क्या होगा, it will be all resources are definitely contributed here. So here resources may or may not be contributed, बस यहाँ पर क्या रहता है कि इस तरह से आप वर्क करते हो। यहाँ पर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आपने सेट कर दिया, राइट, या फिर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप शेयर कर लेते हो। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन, बट यहाँ पर तो प्रॉपर आपका एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, या कई बार नया कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होता, जैसे मैंने बताया नॉन इक्विटी बेस्ड अगर रहता है तो यू डू इट। सो यहाँ पर एक आपका बिजनेस एक्टिविटी रहता है, here it is your business activity, here there is no combined business activity, right? So this is how it goes. Profit sharing नहीं होता यहाँ पे, here you have profit sharing, whatever you earn you share the profit. Strategic alliance में कोई profit sharing नहीं होता यहाँ पर, right? This one clear? तो ये एक आपका 5 मार्क का आंसर आएगा जिसको आप आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, then if you can pick up. सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट से है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सो दिस इज December 2017, दिस इज December 2017 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो जैसे मैंने बताया था इंस्टीट्यूट फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा ही उठाकर देगा, विच इज going to be from first chapter, right? और यहाँ पर आप देखो, और आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करके मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है, what is the question actually demanding, और आप क्या पॉइंट्स यहाँ पर लिखोगे। So here it says that corporate restructuring aims at significant change in the company's business model, management team or financial structure to address the challenges and increase the shareholders value. So elucidate the statement with the relevance of business strategy. So what answer you are going to write here? First the basic explanation of CR. Okay, चलो तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 इसमें आंसर कर दो, where you will define corporate restructuring. Okay, ठीक है, शॉर्ट में आपने उसको डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद में आप क्या आंसर करोगे, इसके बाद में क्या आंसर करोगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। They are asking you to identify the business strategy which are covered in this statement. और ये स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, need for CR, together the company can create more value. Okay, need for CR अगेन मेघना आप चेक करो, नीड का बात कर रहा है वो आपसे। चलो एम वर्ड यूज आया है तो आप नीड वर्ड को यहाँ पे हिट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस, यस, अब थोड़ा थोड़ा रेलेवेंट पॉइंट्स निकल के आए। इंटरनल मैनेजमेंट चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस, व्हाई एंड व्हाट द ग्रोथ विल बी। तो आप देखो यहाँ पर एक तो वो बात कर रहा है कंपनीज बिजनेस मॉडल, राइट, फिर आपसे वो बात कर रहा है मैनेजमेंट टीम, फिर आपसे वो बात कर रहा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, राइट। सो एंड टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू। आप देखो आज के लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया। आप देखो आज के लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये 4 स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया, टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट एंड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आप शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाते हो, मार्केट से आप बिजनेस मॉडल को हैंडल करते हो, मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशनल। तो आपको देखो जैसे मैंने बताया था, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट प्लीज एक्सप्लेन फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, प्लीज एक्सप्लेन मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, बट दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन दिस वे। और आप ये देखो ये स्टेटमेंट में घुमाकर आपको दे दिया। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को आप डेफिनेटली यहाँ पर डिफाइन करोगे। फिर यहीं पर सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑलवेज
pursuant to a predetermined objective. There will always be a predetermined objective कि आपको corporate restructuring क्यों करना है और उसके हिसाब से आप वर्क करते हो. फिर यहाँ पर आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस स्ट्रेटेजी. सो बिजनेस स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पर क्या क्या अडॉप्ट कर सकते हो. आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी होंगे इन केस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग. मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग जिसमें अगेन आप 2 to 3 लाइन्स के अंदर, या बेसिकली जो आपके वो चारों प्रोविजन हमने चेक किए थे उसको आप यहाँ पर समझा दोगे. मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग को बिजनेस मॉडल में आप वर्क करते हो. देन अगेन यहाँ पर आपका आ जाएगा मैनेजमेंट टीम, जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग को समझाओगे. यू विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे, और इसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स सब पॉइंट्स बनेंगे. आप डाउन साइज करते हो या आप एक्सपैंड करते हो यहाँ पे. फिर आ जाएगा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, करेक्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें आप क्या बोलोगे, दैट either the company is over capitalized or under capitalized, and with the optimum capital or the financial structure overall value increases. तो इन सब के बाद में आप क्या बताओगे, that all these strategies are aimed at all the above strategies, they aim at what, they aim at maximizing the value of the shareholders. शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाने का ही इनका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव. सर लास्ट न्यूमेरिक एग्जांपल ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंक्रीजिंग, यस बिल्कुल फाइनेंशियल. बट ध्यान रखना योगिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ऐसा मत करना कि इसमें तो आप एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत डिटेल में देकर आते हो, इन दोनों में उतना नहीं देते. तो हम यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट येस वी विल एक्सप्लेन कि ओवर कैपिटलाइज्ड, अंडर कैपिटलाइज्ड, हाउ डज इट इम्पैक्ट द अर्निंग्स पर शेयर, और ऑल ऑफ देम इम्पैक्ट्स द अर्निंग पर शेयर, एंड अर्निंग्स पर शेयर स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, राइट. हम आगे जब वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो वी विल सी दैट ईपीएस को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं पीई रेशियो से, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अर्निंग्स पर शेयर. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड ट्राई that its earnings per share should be maximum, because when we multiply that with the P ratio we get the market price per share, and once we get the market price per share, तो आप ये देखो ये इनका डायरेक्ट रिलेशन हो गया, higher the EPS more would be the MPS, और MPS अगर इंक्रीज हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैक्सिमम होगा. एंड अल्टीमेटली अगर हम देखें सो आपका जो वैल्यूएशन होता है वो इसी के ऊपर ही होता है, राइट. इसी को आप मैक्सिमम वैल्यू बोलते हो, राइट. सो व्हाई डू वी से दैट मुकेश अंबानी हैज सरपास्ड वॉरेन बुफे, बिकॉज रिलायंस के शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया. तो रिलायंस के शेयर का वैल्यू बढ़ गया तो ओवरऑल द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस ऑल्सो गोज अप, एंड इन केस ऑफ रिलायंस मिस्टर मुकेश अंबानी इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो उनका वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गया. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बता रहा है. आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ऑल राइट. तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम योर डिसम्बर 2018, डिसम्बर 2017. ये डिसम्बर 2017 वो क्वेश्चन नंबर 1A था, एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. तो आप देखो इमीडिएटली फिर से 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया. अब आप देखो यहाँ पर क्या वो पूछ रहा है, यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है. Restructuring is resorted in various forms with the objectives such as profitability improvement, augment more resources, relief from competition, and methods take the form like acquisition, merger, takeover, leverage buyout, slump sale, right, overseas acquisition. Illustrate the certain instances that have happened in India, setting up the examples of benefits and corporate restructuring. अब आप मुझे बताओ इसमें क्या आंसर करोगे. अब आप मुझे बताइए इसमें आप क्या आंसर करोगे. आप देखो बेनिफिट्स तो सारा यहीं पर ही लिख कर दे दिया उसने आपको, सारे बेनिफिट्स लिख कर दे दिए, मेथड्स भी आपको लिख कर दे दिए. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नो,
पूछ ही नहीं रहा है वो। टाइप्स ऑफ सीआर उसने क्वेश्चन में ही बता दिया, ये देखो ये आपके टाइप्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशन, मर्जर, टेक ओवर। आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और चेक करो व्हाट इज, मतलब व्हाट इज द मेन पॉइंट, कोर क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, मुद्दे की बात क्या है। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो मुद्दे की बात क्या है, अ फैक्चुअल एग्जाम्पल, नॉट अ फैक्चुअल एग्जाम्पल, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स ऑन दीज पॉइंट्स दैट ऐसे कुछ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सी आपका आंसर इस तरह से जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्विजिशन और मर्जर और टेक ओवर और लीवरेज बाई आउट और स्लम सेल और ओवरसीज एक्विजिशन विच हैज रिजल्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑगमेंट मोर रिसोर्सेज, रिलीफ फ्रॉम कंपटीशन, राइट। आए आपको ये सारे एग्जाम्पल्स, तो आपको यहाँ पर रिसेंट एग्जाम्पल्स देने हैं। सो इलस्ट्रेट सर्टेन इंस्टेंसेस, आपको वो सीधा बता रहे दैट हैव हैपेंड इन इंडिया। तो इंडिया में रिसेंट में जो भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज हुए उनको आप उठाकर यहाँ पे फिट करते जाओगे। हाँ बिल्कुल, L&T, अल्ट्राटेक, तो ये आपका जाएगा। सो इसका आंसर का स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, हाउ विल यू स्टार्ट दिस आंसर, हाउ विल यू स्टार्ट दिस आंसर। सो फर्स्ट पॉइंट अगेन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान रखना आपने क्वेश्चन नंबर 1A में अभी डिफाइन किया है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को। सबसे पहले आपने अभी भी देखो क्वेश्चन नंबर 1A में यू हैव डिफाइंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो अगेन आप यहाँ पर अगर रिस्ट्रक्चरिंग को डिफाइन करोगे तो इट विल बिकम अ रिपीटेटिव पॉइंट हो जाएगा आपका। दिस विल लुक वेरी दिस विल लुक वेरी रेपिटेटिव। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वेरी स्मार्टली यू विल से, आप यहीं पर बताओगे स्ट्रेट अवे दैट restructuring always aims at a predetermined objective with the maximization of value, right। और फिर आप यहाँ पे बताओगे some of the examples that have taken place in India, वो आप यहाँ पर एक एक करके फिर आप बताओगे। अब ध्यान रखना जब आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे आपने L&T अल्ट्राटेक बोला, SR का मर्जर बोला, टाटा स्टील एंड कोरस का बोला, आप यहाँ पर जब एग्जाम्पल लिखोगे सिर्फ एग्जाम्पल लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम्पल के साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये मर्जर क्यों हुआ। पॉइंट समझ में आया, ये मर्जर क्यों हुआ। जो भी मर्जर आप यहाँ पर बताओगे उसमें आपको एक एक करके पूरा बताना होगा दैट व्हाई दिस मर्जर हैपेंड, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मर्जर, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। तो रिसेंट में अगर आप यहाँ पे बताओ एंड ट्राई टू पुट द रिसेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या इंस्टेंसेस दैट हैव हैपेंड इन इंडिया, तो जितने रिसेंट एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिखोगे उतना आपके लिए ये अच्छा होगा, बिकॉज दैट विल लुक मोर रेलेवेंट हियर, राइट। तो आप यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल लिखते जाओ और कोशिश करना कि यहाँ पे सबका एग्जाम्पल आप लिखो, एक्विजिशन का, मर्जर का, टेक ओवर का, लीवरेज बाय आउट। तो यहाँ पर एक बड़ा मर्जर जो आप यहाँ पे लिख सकते हो वो आपका आ जाएगा वोडाफोन एंड आइडिया। वोडाफोन एंड आइडिया ये क्यों हुआ, दिस वॉज टू काउंटर कॉम्पिटिशन, राइट। फिर आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दोगे दैट L&T एंड अल्ट्राटेक, L&T एंड अल्ट्राटेक सीमेंट का यहाँ पर क्या हुआ था, मर्जर, डी मर्जर हुआ था। अच्छा ये भी मेंशन कर देना इनके बीच में क्या हुआ। सो देयर वाज अ मर्जर एंड हियर देयर वाज अ डी मर्जर। ये डी मर्जर क्यों हुआ था, टू अवॉइड होस्टाइल टेक ओवर, राइट। फिर आप यहाँ पर और एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, एक देखो यहाँ पर पॉइंट और आया है लीवरेज बाय आउट का, राइट। तो लीवरेज बाय आउट का एक एग्जाम्पल लिख लेना जिसमें हम यहाँ पर क्या देंगे, भारती एयरटेल एंड ज़ेन टेलीकॉम, भारती एयरटेल एंड ज़ेन टेलीकॉम, ये क्या था, दिस वाज अ एग्जाम्पल ऑफ लीवरेज बाय आउट, ठीक है। अब ये क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, लीवरेज बाय आउट क्या होता है। हालांकि यहाँ पर आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज लीवरेज बाय आउट। सो लीवरेज बाय आउट इज बेसिकली व्हाट, लीवरेज मीन्स व्हेन यू यूज डेट, leverage means when you use debt and buyout means you do a acquisition, correct। so what happens in case of leverage buyout, आप देखो आपके पास एक acquirer कंपनी है, ठीक है, there is a acquirer कंपनी। हालांकि जब हम फंडिंग ऑफ मर्जर्स पढ़ेंगे तो ये अपना डिटेल में आएगा, बट स्टिल एक बार आपसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, यूज ऑफ मोर डेट देन इक्विटी। सो अक्वायरर है और सामने आपके पास यहाँ पर क्या है, एक टारगेट कंपनी है।
टारगेट कंपनी को अक्वायर करने के लिए अक्वायरर क्या करता है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक नया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, और ये नया कंपनी क्या करेगा, ये नया कंपनी बैंक से लोन लेता है और ये एसपीवी जाकर इसका एक्विजिशन कंप्लीट करता है, और बदले में टारगेट कंपनी को आप ये समझ लो वो यहाँ बैंक के पास मॉर्गेज करवा देता है। टारगेट कंपनी से हर साल ये अक्वायरर को प्रॉफिट्स मिलते रहते हैं, और ये प्रॉफिट्स इधर एसपीवी के पास जाता है, एसपीवी इससे क्या करता है, बैंक का लोन रिपे कर देता है, एंड थोड़े टाइम के बाद में ये प्रॉफिट्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका बैंक लोन रिपे हो जाता है, फिर ये एसपीवी को इसमें मर्ज कर दिया जाता है, द टारगेट कंपनी इज ऑल्सो मर्ज्ड हियर, और वट एवर इट हैपन्स। सो बेसिकली यू कंप्लीट द एक्विजिशन यूजिंग द डेट यहाँ पे। अब इससे फ़ायदा क्या हो जाता है आपका, कि आपका खुद का पैसा ब्लॉक नहीं होता और आप यहाँ पे अर्निंग कर लेते। तो भारती एयरटेल ने जेन टेलीकॉम को बिल्कुल लीवरेज बाई आउट के थ्रू ही इधर अक्वायर किया था। फिर अगर आप यहाँ पे बात करते हो ओवरसीज एक्विजिशन का, तो ओवरसीज एक्विजिशन में आप यहाँ पे बता सकते हो जैगवार एंड लैंड रोवर, इट वाज टेकन ओवर बाय टाटा मोटर्स, और सेम वे यू कैन राइट कोरस वाज अगेन टेकन ओवर बाय टाटा स्टील। अच्छा, ये मर्जर क्यों हुआ था, वाई दिस टेक ओवर वॉज देयर, इससे टाटा मोटर्स लग्जरी सेगमेंट कार्स में एंटर कर गया। आपको रीजन देना पड़ेगा, लग्जरी सेगमेंट कार्स में एंटर कर गया, राइट। और ये वाला क्यों हुआ था, अगेन आपको मार्केट डेवलपमेंट, अगर आप चेक करो दिस वॉज व्हाट, दिस वॉज मार्केट डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे और एग्जाम्पल दे सकते हैं, टाटा डिफेंस सोल्यूशन स्लम सेल, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जोमैटो एंड उबर ईट्स, राइट। सो पॉइंट नंबर एफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, जोमैटो एंड उबर ईट्स। सेम वे अगर आप यहाँ पे बताओ फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा, इसके अलावा ओला एंड टैक्सी फॉर श्योर, ये सब में क्या था आपका मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन। वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मार्केट डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट, राइट। सो इस तरह से करके आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने आंसर्स को बताओगे। तो बहुत सारे एक्विजिशंस हैं जो आप यहाँ पे एक एक करके लिख सकते हो, बट ये कुछ एक्विजिशंस हैं जो रिसेंट में यहाँ पर आपको मिला। सेम वे और आप अगर आप देखो सन फार्मा, रेनबैक्सी, ये भी आपका क्या था, मार्केट पेनिट्रेशन एज वेल एज मार्केट डेवलपमेंट। तो मैं यहाँ पर मार्केट पेनिट्रेशन एज वेल एज मार्केट डेवलपमेंट, दिस इज एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखोगे, मैं यहाँ पे बस खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सारे बेनिफिट हुए। कोटक एंड आईएनजी वैश्या बैंक, ये एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, कोटक एंड आईएनजी वैश्या, ये भी आपका क्या था, दिस वाज आल्सो मार्केट डेवलपमेंट प्लस काउंटर द कंपटीशन, मार्केट में अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इन सब का आपका रीज़न क्या रहता है, राइट। फिर और एक एग्जाम्पल दो, हालांकि थोड़ा सा हालत ख़राब है दोनों कंपनीज का, बट आप ये देखो थॉमस कुक एंड स्टर्लिंग, तो इसमें आपका क्या रीज़न आ जाएगा, दिस इज़ योर डाइवर्सिफिकेशन, दो दिस वॉज अ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। थॉमस कुक टिकट्स बेचता था, ये रिसोर्ट्स था, तो आप ये देखो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में घुस गया। कहाँ, एक टिकट सेलर, एग्रीगेटर जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, एग्रीगेटर नहीं बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, टिकट्स जो बनाकर बेचता है, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, वो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी होटल्स को अक्वायर करने लग गया। तो ये क्या रीज़न हो गया आपका, डाइवर्सिफिकेशन। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल वेयर यू कैन से दैट यहाँ पर मर्जर्स हुआ, राइट, एक्विजिशन ऑन टेक ओवर। तो आप इस तरह से करके रीजनिंग लिखोगे। आई थिंक लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव गिवन देयर, और यहाँ पर आ गया एक चीज़ और देखना, विद द बेनिफिट एंड द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो आपको यहाँ पर ये बेनिफिट बताना। तो जैसे यहाँ पर अभिषेक ने आंसर किया था कि आपका ईपीएस डाइल्यूट नहीं होता, आपका ईपीएस डाइल्यूट नहीं होता, प्लस देयर इज रिस्क भी नहीं रहता है, यहाँ पर देयर इज नो रिस्क। वी विल डिस्कस ये रिस्क कैसे नहीं रहता, क्योंकि आप देखो लोन किसने लिया है, इस एसपीवी ने लिया है, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक्वायरर भारती एयरटेल कोई और कंपनी है, एसपीवी कोई और कंपनी है, तो एक्विजिशन एसपीवी ने किया है,
दो एसपीवी को इनकॉर्पोरेट किसने किया, भारतीय एयरटेल ने, बट वी विल हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हियर. सो व्हेन वी विल डू लीवरेज बाई आउट वी विल डिस्कस दिस टू मच इन डिटेल. बट एज फार एज योर करंट आंसर इज कंसर्न, आई थिंक आप देखो ये बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिखोगे. इसमें स्टूडेंट्स कॉमनली जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, दे जस्ट राइट दीज थिंग्स ओनली. वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ या बेनिफिट्स बता देते हैं, या एग्जाम्पल्स अगर लिखते तो सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल लिख देंगे वोडाफोन आइडिया मर्जर. आपको उसके आगे रीज़न भी बताना है कि ये क्या था और इसमें क्या फ़ायदा हुआ. आप बताइए, इज दिस आंसर क्लियर? ये क्लियर हुआ आप लोगों को ये वाला आंसर? देन दिस इज क्लियर. तो आपके पास एक और ये क्वेश्चन आ जाएगा. नाउ दिस क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन, यस दिस इज जून 2018, राइट. और ये जून 2018 के अंदर अगेन क्वेश्चन 1A, दिस वाज क्वेश्चन 1A. तो आप इसमें क्या आंसर करोगे? हाउ CR कैन हेल्प सर्वाइव कंपटीशन मार्केट डेवलपमेंट. ओके, आप देखो, global competition drives the enterprise to become fully global fit and face global challenges, prompting them to do corporate restructuring elucidate. तो एक तो आप यहाँ पर डेफिनेटली बताओगे हाउ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे दिव्या ने यहाँ पे बताया, हाउ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हेल्प देम टू सर्वाइव कंपटीशन, बट कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज. दूसरा, जैसे वैशाली जी आपने आंसर किया, ये पॉइंट भी आ जाएगा दैट मार्केट डेवलपमेंट आप यहाँ पे बताओगे. अभिषेक, इनोवेशन मेरे को नहीं लगता यहाँ पर आपका फिट बैठेगा. यस, इनोवेशन को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो दैट, क्योंकि इनोवेशन किसी बाहर की मार्केट में आता है जिसका इम्पैक्ट आपके डोमेस्टिक मार्केट में पड़ता है. सो अगेन आपको यहाँ पर उससे कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस वे यू कैन कनेक्ट. अदरवाइज अगर आप इसमें लिखो तो आपको इधर बताना पड़ेगा ग्लोबल स्ट्रैटेजी. यहाँ पर आपका ब्रॉडली जो आंसर होगा वो ग्लोबल स्ट्रैटेजी के लिए रहेगा एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल स्ट्रैटेजी एंड ग्लोबलाइजेशन. इसके अलावा आपको क्या बताना होगा? बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बैठे रहेगा इधर. तो इसमें अगर आप फर्दर चेक करो तो ग्लोबल कंपटीशन यहाँ पर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इज नाउ एज वन मार्केट, करेक्ट. रिडक्शन इन द टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स, इससे क्या हो चुका है? दैट हैज़ प्रमोटेड मोर ग्लोबल ट्रेड. इसीलिए लोग अब अपने होम कंट्री के अलावा दे ऑल्सो टारगेट द ओवरसीज मार्केट और द फॉरेन मार्केट, राइट. और इससे फ़ायदा क्या होता है? अब अपने को ये आंसर लिखना है कि इससे फ़ायदा क्या होगा. ये सब आपने चैलेंजेस और ये सारे पॉइंट्स के बारे में लिखा. इससे फ़ायदा क्या होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी? यू गेट रिसोर्सेज एट अ चीपर प्राइस, चीपर प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. फिर आपको यहाँ पर और क्या बोल सकते हो? You get access to better technology. Further, it expands the customer base. What else you can write? Value addition. Value addition में आप बताओ कैसे value addition के अंदर यहाँ पर access to better technology, procurement of resources, ये आ गया आपका. Then even यहाँ पे आप अपन fund raising का भी point रख सकते हैं, right? Fund raising is also becoming very easy. आप देखो, सॉफ्ट बैंक जापान पैसा लगाता है इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स में. सो आपके पास ये एग्जाम्पल हो गया, राइट. फंड रेजिंग आपका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया. तो ये आपके बेनिफिट्स हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और अगर आप चेक करो, अपॉर्चुनिटीज़ है, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ द मार्केट हो गया, राइट. देन डिमांड, केटर द डिमांड इन दी ओवरसीज मार्केट हो गए, चीपर रिसोर्सेज, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, राइट. रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, करेक्ट. तो ये भी आ जाता है आपका यहाँ पे दैट रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में रिडक्शन हो जाता है. देन अगर आप यहाँ पे देखोगे जो और कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, अपने फॉरेन मार्केट्स को ओपन अप कर रहे हैं, तो ये आपके पास बेनिफिट हो जाएगा. कस्टमर बेस, तो मोस्टली हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स को लिख लिया. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन अगेन राइट इन योर आंसर कि कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी जो है वो ग्लोबली यहाँ पर क्यों वर्कआउट करेंगे. टाई अप विद फॉरेन आउटसोर्स एजेंसीज, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो यू कैन हैव ओवरसीज स्ट्रेटेजिक alliances and joint venture, correct, to enter into the new market,
राइट। तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि वाई मारुति सुजुकी एंड वाई हीरो होंडा हैपेंड, तो वहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन का। सो आई थिंक दिस शुड बी गुड पॉइंट आप लोगों के लिए। काफ़ी हद तक इसमें सारे प्रोविजंस आपके कवर होते हैं। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आपको देखो, मैं क्या चाहता हूँ, पॉइंट्स आप सबको पता है, बट माई मेजर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू गाइज गेट टू नो what is actually asked in the question, and instead of beating around bush आप टू द पॉइंट आंसर लिखो। वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए, सबसे बेस्ट आपके लिए वही रहेगा कि आप टू द पॉइंट अगर आंसर लिख सको, दैट विल बी गुड। एंड उसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा दैट व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट। सो ये आ गया आपका क्वेश्चन 1A। देन यू हैव दिस, सो दिस इज अगेन जून 2018 का ही है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी आपके पास है। एंड हियर इट टॉक्स अबाउट दैट इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन एवेन्यू फॉर अटेनिंग द एक्सेलरेटेड ग्रोथ एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिक ग्रोथ इन जनरल। नाउ कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। इसमें अब आप क्या लिखोगे? आई थिंक ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, और इसमें आप आंसर लिख सकते हो। डिस्टिंक्शन नहीं 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 नहीं, डिस्टिंक्शन नहीं, नो नॉट डिस्टिंक्शन। इसमें आप स्ट्रेट अवे बताओगे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में, एंड देन यू विल एट द एंड कंपेयर दैट इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज फास्टर देन द ऑर्गेनिक ग्रोथ। डिस्टिंक्शन नहीं आएगा यहाँ पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं आएगा। आपको देखो कमेंट करने को बोला गया है स्टेटमेंट पे, राइट। इस क्वेश्चन में आपको कमेंट करने को बोला गया है, तो आप इसमें बताइए आप क्या पॉइंट्स लिखोगे, आप इसमें क्या पॉइंट्स लिखोगे? So your first point would be again here where you will determine or where you will define that the growth can be by two ways. One is the organizations can go organically and the organizations can grow inorganically. Correct? इनको आप यहाँ पर फिर explain कर दोगे कि organic growth क्या होता है। ये सब आपका एक लाइन में आ जाएगा, organic growth आप समझाओगे। Then third आप यहाँ पर बताओगे inorganic growth में, और फिर फोर्थ पॉइंट से आपका यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, हाउ इन ऑर्गेनिक ग्रोथ इज फास्टर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट। तो अब आप मुझे बताओ हाउ इट इज फास्टर, इसमें आप क्या प्रोविजंस लिखोगे? क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हो, यू डू मर्जर्स, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में यू डू टेक ओवर, इन इनऑर्गेनिक ग्रोथ यू डू एक्विजिशंस, यस और नो। आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को फॉर्म करते हो, राइट। इन सब से आपको क्या हो जाता है, आपको क्विक एक्सेस मिलता है टू द मार्केट। इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपको क्विक एक्सेस देता है, इट गिव्स यू फास्ट एंट्री, वही क्विक एक्सेस, फास्ट एंट्री इनटू द मार्केट्स, राइट। इसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से आपका जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है। What is gestation period? जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उसको ब्रेक इवन आने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो आपका ये यस वो ब्रेक इवन आने तक, तो आपका जेस्टेशन पीरियड अवॉइड हो जाता है। देन न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स कैन बी एडेड टू द पोर्टफोलियो इजीली, राइट। एंड व्हाई जस्ट एडेड, दे कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। आप डीमर्ज कर दो, उसको स्पिन ऑफ कर दो, तो यहाँ पर आपका निकल गया। हेल्प्स टू अक्वायर मार्केट माइलेज क्विकली, करेक्ट, यहाँ पर आपको एक्सेलरेट कर जाता है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन वेयर वी विल डिस्कस द ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड द इनऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट। अब यहाँ पे चेक करो, इज दिस पॉइंट क्लियर? टू कट कॉम्पिटिशन, या यू कैन ऑल्सो डू दैट, दिस वे यू ऑल्सो काउंटर द कॉम्पिटिशन। अब देखो सारे आंसर्स में ऑलमोस्ट सेम पॉइंट आता है, बस आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है उसके ऊपर ये बात मैटर डिपेंड करता है। हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर, मेजर आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। दिस इज क्लियर, ये वाला क्वेश्चन। चलिए फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आई थिंक December 18, ये December 2018 में पूछा गया था। यस, दिस वाज December 2018, और ये December 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए।
पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो अब आप यहाँ पे देखो, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज एन inorganic growth strategy, okay, that significantly changes the company's business model, management team, financial structure to address the shareholders value. Elucidate the statement with different options of corporate restructuring. Now if you can just see, आप ये देखो, हमने जो आज फर्स्ट क्वेश्चन को हैंडल किया था, राइट, ये वाला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही था, पर वहां पर क्या था, एलिसिटेट द स्टेटमेंट विद द रेलेवेंस टू बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो हमने यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, एलिसिटेट दिस स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो आप देखो, आपका स्टार्टिंग का जो आंसर रहेगा वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप यहाँ पर क्या बताओगे, डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो टेल मी व्हाट ऑल डिफरेंट ऑप्शंस डू यू हैव, what all different options, बिल्कुल same, what all different options do you have? You have mergers, right, then you have takeover या acquisition आप बोलोगे, then you have demerger, बिल्कुल कल जो हमने, कल का पूरा लेक्चर अपना आ जाएगा, demerger आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर आप रिवर्स मर्जर भी बता दोगे। आज हमने एक और पढ़ा था, लीवरेज बाय आउट, राइट, फिर हमने कल एक और पढ़ा था, मैनेजमेंट बाय आउट, राइट, जॉइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आ गए, ये सब आपका इनऑर्गेनिक ग्रोथ में ही वर्क करता है। अब यहाँ पर आप इनको डिफाइन कर करके आंसर लिख दोगे अपना, कि दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू हैव इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ध्यान रखना, इसका आंसर का स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी सेम लाइक योर दैट अटेम्प्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर स्लाइड्स में आपको लिख देता हूँ, सो दैट लेटर ऑन वेन एवर यू रेफर यू एक्चुअली रिमेंबर। तो ये देखो, दिसंबर 2017 का ये वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, ये वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, और उसके बाद में आप लिख दोगे। तो दिस इज दिसंबर 17। सो ओपनिंग पॉइंट्स आपके दिसंबर 2017 के पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगी आपके पॉइंट नंबर 3, वेर यू आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। आप बताइए, इज दिस क्लियर? यस, आप यहाँ पर इन सबको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, ब्रीफली 2 लाइन्स। अब जब आप यहाँ पे इनको 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करोगे, तो ये नहीं कि इसको यहाँ पर डिफाइन करो, यू हैव टू करेक्ट कि कैसे मर्जर्स आपको हेल्प करता है। मर्जर्स इज व्हेन 2 कंपनीज मर्ज टुगेदर, एंड उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे अपना मार्केट शेयर बढ़ा देते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर देते हो, राइट। टेक ओवर के अंदर भी इसी तरह से आ जाएगा, डी मर्जर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो सब आपको यहाँ पे 2 to 3 लाइन्स में आप इन सबको एक्सप्लेन कर दोगे। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। और आप देखो, बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, दिस मीन्स योर एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा यहाँ पे, वो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखेगा। तो इसमें जितना रेलेवेंट और जितना अच्छा आपका आंसर होगा, इसी का इम्पैक्ट आपके बाकी पेपर पे पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो जजमेंटल हो जाता है या समथिंग, बट दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी कि जब आप किसी पेपर को पढ़ते हो, क्योंकि उसको आपका नाम नहीं पता, उसको ये नहीं पता आप कहाँ से हो, वेदर यू आर अ मेल, यू आर अ फीमेल, यू आर फ्रॉम विच स्टेट, कुछ उसको नहीं पता, उसको सिर्फ वो एक आंसर कॉपी मिलता है और वो आंसर कॉपी को चेक कर रहे हैं। तो जो भी एग्जामिनर आपके आंसर कॉपी को चेक करेगा, if you can put a strong impression in your question number 1, that really helps. कई बार स्टूडेंट्स के आंसर कॉपी में मैंने देखा हुआ है, मैं खुद सर्टिफाइड कॉपी आपको चेक करवाऊंगा, जहाँ ऐसे लगता है एग्जामिनर ने बिल्कुल मतलब कसम खा लिया कि वो 2 मार्क्स ही देगा, वो उससे ऊपर देने ही नहीं वाला। एंड काफ़ी हद तक उसमें यही होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने स्टूडेंट्स ने गड़बड़ किया। मेरी एक और स्टूडेंट थी, उसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखो उसके साथ गड़बड़ क्या हुआ था। तो ये जैसे शीट होता है ना आपका, दिस इज वन साइड, दिस इज फ्रंट साइड एंड दिस इज द बैक साइड। तो आपका जो फर्स्ट आंसर आप लिखते हो वो यहाँ पर लिखते हो, ये आपका ब्लैंक रहता है क्योंकि इसके आगे वाले पेज पे। सो बेसिकली दिस इज, आप पेज नंबर 1 में डिटेल्स पढ़ते हो, पेज नंबर 2 में यहाँ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलता है, एंड यहाँ पर आप आंसर लिखते हो। अब हुआ क्या, इधर तो वो आंसर में जो लिख रही है, हियर शी इज बीटिंग अराउंड द बुश, और जो रेलेवेंट पॉइंट था वो इसके पीछे वाले पेज पे उसने लिखा। एग्जामिनर इसको पढ़ता, फिर यहाँ पर पढ़ता, अगेन 2 मार्क्स।
जबकि यहाँ जो उसने आंसर लिखा है वो बिल्कुल रेलेवेंट था, इधर वाला इररेलेवेंट, मतलब वो जो जेनरिक आंसर होता है। तो जब आप ओपनिंग लाइन पढ़ते हो जेनरिक, तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा नोटिस किया, ये मेरा खुद का पर्सनल थॉट प्रोसेस है, कि मेरे को लगता है एग्जामिनर यहाँ पर कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये काफ़ी फेक रहा आंसर को। तो ये इमेज अगर बन गया, देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट दैट उसके उस माइंडसेट को चेंज करना, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट है। तो आप अवॉइड करो, तो इसको आप यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन करो 2 to 3 लाइन्स में। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपका 7 to 8 मिनट्स आपको मिलता है इन सब को लिखने के लिए। तो जब आप घर पे भी इनको प्रैक्टिस करोगे आइसोलेशन में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट दीज आंसर्स इन 7 to 8 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है, ट्राई करो कि आप उसको 7 to 8 मार्क्स में 7 to 8 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर सको। हाँ, एक आधा मिनट आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट मैक्स मतलब 8 मिनट्स इज दैट, वो आपका डेंजर बेल बच जाना चाहिए। और अगर 10 मिनट हो गया अभी भी आप लिख रहे हो, देन लीव दैट क्वेश्चन, गो अहेड, बहुत हो गया, आपने काफ़ी ज़्यादा लिख लिया यहाँ पर। तो 10 मिनट आपका बिल्कुल अलार्मिंग सिग्नल है कि इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन, नहीं तो आपका फिर पेपर छूट जाएगा। बट 7 to 8 मिनट्स दिस इज द डिसेंट टाइम, इतना एवरेज आप वहाँ पर स्पेंड करोगे ही करोगे अपने आंसर के लिए, राइट। सो आप चेक कर लेना कितना टाइम आपके पास बचता है, और उसके हिसाब से आप अपने आंसर को यहाँ पे प्रिपेयर करोगे, राइट। सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर आपको, राइट। सो दिसंबर 2018 इज डन। तो अब हम बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। Now this question was asked in June 2019, और ये भी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए था, राइट। और ये जून 2019 में ये ओल्ड सिलेबस का था, दिस वाज ओल्ड सिलेबस, राइट। और इसमें आप मुझे बताइए क्या आंसर करोगे, क्या मुद्दे का टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द कोर थिंग। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। अगर आप क्वेश्चन को लास्ट तक रीड कर चुके हो, तो सिंपली वहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, डिस्कस द स्कोप एंड मोड्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। यस, तो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, राइट। यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस, यहाँ पर एक तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो वही आ जाएगा, यू विल एक्सप्लेन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, फिर आप वही प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। हाँ, नीड एंड स्कोप तो बिल्कुल है, बट स्कोप में आप क्या पॉइंट्स डालोगे वो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कोप में आप यहाँ पर क्या बताओगे, कल जो हमने वहाँ पर देखा था ऑब्जेक्टिव्स, वो आपका पॉइंट्स आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, यू वांट टू बेसिकली काउंटर कंपटीशन, करेक्ट। इसके अलावा सिनर्जी गेन, इसके अलावा अगर आप चेक करो तो आप हो सकता है यहाँ पर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करो टू इम्प्रूव द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को इम्प्रूव करने के लिए। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, भाई आपका ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। मार्केट शेयर बढ़ाना, बिल्कुल करेक्ट, यू वांट टू एक्सपैंड द मार्केट शेयर, आप मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हो, करेक्ट। एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट, टेक्नोलॉजी यहाँ पे। शेयर होल्डर वैल्यू ये आ गया मेघना, ये देखो ये वाला पॉइंट आ गया आपका। सो ये आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सो ऑब्जेक्टिव्स में ये कंप्लीट करने के बाद देन यू आर गोइंग टू राइट द डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें अगेन आपका जो अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, मर्जर्स, टेक ओवर, डी मर्जर, राइट, ये सब आपका आ जाएगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में यहाँ पर लिखोगे। आप बताओ इज दिस क्लियर, क्या पॉइंट को पकड़ पा रहे हो अब क्वेश्चन में, कि कैसे आपका, देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही, वो जैसे वो स्टार प्लस में बोलते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो यहाँ एग्जैक्टली वही प्रोफेशन होता है। द आंसर इज सेम, जस्ट द वे दे आस्क द क्वेश्चन दैट इज डिफरेंट, एंड वही 7-8 क्वेश्चन है, उसी में से आपको पिक करके कुछ 3-4 पॉइंट्स को लिखना होगा, राइट। ओके, ये क्वेश्चन भी दिस वाज आई थिंक फॉर 3 मार्क्स, दिस वाज अ 3 मार्क क्वेश्चन,
ये तो बहुत ही इजी, ये क्वेश्चन होगा आपके लिए। नो, दिस वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। ये सेम आपके जून 19 अटेम्प्ट का ही है। दिस इज अगेन जून 2019 attempt and this was question number 2C. So what do you mean by demerger and differentiate it with the slump sale? तो मैंने अभी तक slump sale आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार होल्ड पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं होल्ड पे छोड़ देता हूँ, बिकॉज अगेन स्लम्प सेल क्योंकि हमने अभी तक डिस्कस किया नहीं, स्लम्प सेल को हम टैक्सेशन के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डीमर्जर को हम समझा देंगे। सो वी कैन होल्ड दिस क्वेश्चन एंड वी विल कवर दिस आफ्टर वी डू टैक्सेशन इम्पैक्ट ऑफ मर्जर। सो आफ्टर द टैक्सेशन चैप्टर वी कैन गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया है जून न्यू सिलेबस के अंदर था ये। दिस इज जून 2019 अटेम्प्ट and this is again question 2 capital A part 1. again this was for 5 marks. so आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या आएगा। what will be the answer for this question? Going global is rapidly becoming Indian companies mantra of choice. What are the benefits and challenges involved in cross-border merger or cross-border takeover, and name the recent cross-border takeover. So we'll explain the takeover, advantage, disadvantages of the cross. Okay, so disadvantages से ज़्यादा यहाँ पर आपसे, ठीक है, challenges पूछा है, okay, and examples. तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो define करोगे global strategy को, और global strategy को यहाँ पर 2 लाइन में define करने के बाद, so ये आपके 2 लाइन्स में डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप बताओगे why do a company go for this, right? so again 2 लाइन्स में आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में फिर आप बताओगे बेनिफिट्स। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो अगेन जो आपका मर्जर का बेनिफिट्स आपने बताया था, सेम आपके वही बेनिफिट्स यहाँ पर भी आ जाएंगे कि आपको क्या मिल जाता है, न्यू मार्केट में एक्सेस मिल जाता है, करेक्ट। इसके अलावा कस्टमर बेस आपका बढ़ेगा, यू गेट एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, देन ब्रांड बिल्डिंग, राइट। ये आपके बेनिफिट्स यहाँ पर हो गए। देन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस, और आप देखिए चैलेंजेस में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहला तो लीगल चैलेंजेस, राइट। इसके अलावा दूसरा चैलेंज यहाँ पर क्या होता है, टैक्सेशन। हर कंट्री का अपना टैक्सेशन अलग रहेगा, ज़रूरी नहीं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया हुआ हो, राइट। तो वो आपको वो टैक्सेशन, द इनकम कैन बी टैक्स्ड डबल्ड, राइट। देन इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से वर्क नहीं करता। देन जियो पॉलिटिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी। अभी आप सोचो जिन भी कंपनीज ने चाइना के साथ टाई अप करके रखा है, उनकी तो एक बार लग गई अच्छे से, yes or no? So geopolitics, uncertainty, these are some of the challenges. Then यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है some of the recent examples, तो आप यहाँ पर recent examples क्या दोगे ओवरसीज टेक ओवर का। एक तो अपने लॉकडाउन के अंदर ही हुआ फेसबुक एंड रिलायंस, एक आपका ये हो सकता है। इसके अलावा recent examples में और आपका क्या आ सकता है, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट। What more examples you can give? और अपने क्या examples हो सकते हैं, टाटा मोटर्स एंड जैगवार लैंड रोवर, ये भी आपका आ जाएगा। देन रिलायंस एंड सऊदी अरामको का भी डील हो रहा है, राइट। दो अभी थोड़ा सा टाई अप में है, तो आप आंसर लिख देना रिलायंस एंड सऊदी अरामको। सो दिस इज व्हाट, ब्रैकेट में लिख देना दिस इज प्रपोज्ड। ये भी आपके पास आ गया एग्जाम्पल, राइट। रिसेंट एग्जाम्पल्स आपके यही हो गए। ये आपका एक प्रॉपर आंसर हो गया 5 मार्क्स के लिए क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर के अंदर, ओके। और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, दिसंबर तो हो सकता है कुछ और M&A एक्टिविटीज़ हो जाए आपके अटेम्प्ट तक, तो आप यहाँ पे और आंसर लिख सकते हो, राइट। सो दिस विल बी देयर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। सो दिस इज स्मॉलर इज मैनेजेबल बट बिगर इज ब्यूटिफुल।
are not only the reasons for indulging in corporate restructuring exercised by the management in managing establishment elicitate the indicating the need, scope and mode of corporate restructuring. ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ. दिसंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 1A ओल्ड सिलेबस के लिए. तो आप मुझे बताओ इसमें क्या आंसर होगा आपका. इसमें क्या आंसर होगा. रिपीटेड पॉइंट्स. ठीक है, रिपीटेड पॉइंट्स, नीड, स्कोप एंड मोड. अभी अभी जो हमने यहाँ पर जस्ट डिस्कस किया था वही सारे. दिस इज गोइंग टू बी द रिपीटेड क्वेश्चन, राइट. आप ये देखिए जो जून 2019 में हमने देखा था, राइट, यही सेम आंसर आपका यहाँ पर फिट हो जाएगा. देन ओके, सो दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया था न्यू सिलेबस में, सर्कमस्टांसेस और रीजंस. या सो दिस वाज जून 2019 and this is question number 1 part C, right. आप बताइए इसका क्या आंसर लिखोगे आप. circumstances or reasons that prompt or motivate the management to resort corporate restructuring. briefly analyze the phrase. एक तो आपको इस phrase के ऊपर ये जो sentence लिखा हुआ है, giving or citing certain noted mergers or demergers that have taken place during the last couple of years. फर्स्ट नीड डिटरमाइन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. बिल्कुल करेक्ट. तो यहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा, दैट देर आर व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस, राइट. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यही बताना है व्हाट आर द रीजंस फॉर और ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. और यहाँ पर आपका क्या आता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. बिल्कुल करेक्ट. सो यू विल हैव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. You will have predetermined objectives here, correct. और इसके बाद में फिर आप यहाँ पर क्या बता दोगे, the recent examples that have taken place. तो मैं इसको डिटेल में वापस से डिस्कस नहीं कर रहा because we have already covered it in the previous question papers. so यहाँ पर आप फिर recent examples को लिख दोगे, right. और recent examples में सिर्फ दो ही चीज़ लिखोगे, एक तो mergers के बारे में और दूसरा आप demerger के बारे में लिखोगे, राइट. तो ये दो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स सेट हो जाएगा. डी मर्जर का एक और एग्जाम्पल है, आप ये देख लेना. एक कंपनी थी AT&T, यूएस की एक कंपनी है, और ये कंपनी स्प्लिट होकर, ये शायद 3 या 4 कंपनीज में ये स्प्लिट हो गया था. AT&T स्प्लिट होकर ये 4 कंपनीज में स्प्लिट हो गया था. और वो 4 कंपनीज आपके यहाँ पर है AT&T वायरलेस, फिर ये बना AT&T ब्रॉडबैंड, देन AT&T कंज्यूमर, और एक था AT&T बिजनेस जो मैंने बताया. तो ये भी एक फेमस डीमर्जर वहाँ पर हुआ था. AT&T इज द अमेरिकन टेलीकॉम जायंट. ओके, दिस इज द अमेरिकन टेलीकॉम जायंट. तो इसके बारे में भी आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो. काफ़ी बड़ा डीमर्जर आपका ये हुआ था. So this can be one of the answer which you can write. इसके अलावा डीमर्जर में और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लिख सकते हो. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डीमर्जर हुआ था फैमिली सेटलमेंट के लिए. इसके अलावा डीमर्जर का एक एग्जाम्पल आपका L&T वाला आ जाएगा. तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. सो ये आपका यहाँ पर आंसर सेट हो जाएगा. आप बताओ, इज दिस क्लियर, ये वाला पॉइंट, राइट. एंड दिस वॉज न्यू सिलेबस. दिस वॉज फ्रॉम द न्यू सिलेबस. ओके, फिर आप देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैव वन कॉमन गोल ऑफ क्रिएटिंग सिनर्जी दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड कंपनीज ग्रेटर देन द सम पार्ट्स, राइट. एंड एनालाइज ब्रीफली द फोकस ऑन द वायबल बेनिफिट्स ऑफ सच बिजनेस कॉम्बिनेशन. अब देखो यहाँ पर सिनर्जी का मतलब क्या होता है. सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट यू मीन बाय सिनर्जी. और ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है. दिस इज अगेन जून 2019 ओल्ड सिलेबस. ये दिस इज जून 2019 न्यू सिलेबस. एंड अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसका अगला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी. तो आप मुझे बताइए व्हाट यू मीन बाय सिनर्जी. सिनर्जी का क्या मतलब होता है. सिनर्जी बेनिफिट्स, बेनिफिट शेयरिंग.
ओके देखो, सबसे अगर क्लियर मैं आपको एग्जांपल दूं सिनर्जी का ये मतलब होता है, एक तो मतलब आपको क्या हो जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट्स हो जाते हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट, so you get economies of scale, right? And when we talk about synergy in terms of the value, तो यहाँ पर क्या हो जाता है that individually जो entities का value था उससे ज़्यादा इनका combined valuation हो जाता है. So यहाँ पर आप क्या बोलोगे that the combined valuation when exceeds their sum of individual valuation, उसको हम बोलते हैं सिनर्जी क्रिएट हो गया. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं ABC लिमिटेड है और आपके पास एक है PQR लिमिटेड. जब हम वैल्यूएशन के क्वेश्चंस को करेंगे तो आप देखो आपको इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे. तो जैसे ABC लिमिटेड जो है इसका वैल्यू है फॉर एग्जांपल 70 करोड़ रुपीस, PQR लिमिटेड जो है इसका वैल्यू भी 70 करोड़ रुपीस, करेक्ट. लेकिन जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और ये दोनों जब मर्ज होते हैं इनका कंबाइंड वैल्यूएशन निकल के आता है 200 करोड़. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ सिनर्जी बेनिफिट. अगर इनका वैल्यूएशन 140 करोड़ आए तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देयर इज नो सिनर्जी बेनिफिट. बट इफ इट इज मोर देन 140 करोड़ देन वी से दैट द सिनर्जी बेनिफिट हैव अराइज्ड. तो यहाँ पर एक तो आप सिनर्जी बेनिफिट क्या होता है उसको समझाओगे, फिर आप यहाँ पर लिखोगे वाइबल बेनिफिट्स ऑफ सच कॉम्बिनेशंस. तो बेसिकली आप यहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशन के ही बेनिफिट्स को लिखोगे, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा क्या सिनर्जी इधर आपका बेनिफिट्स आ गए, क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिले. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स, वो आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर आप फोकस किसके ऊपर रखोगे, वैल्यूएशन पॉइंट पे. वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आप यहाँ पर कोशिश करोगे कि आप आंसर्स को इधर लिखो, राइट. सो ये आपका एक और आंसर आ गया जिसमें वैल्यूएशन के अंदर जैसे सिनर्जी गेन आपने बताया दैट इंडिविजुअली देवर वर्थ फिर टैक्स बेनिफिट्स भी आप यहाँ पर लिखोगे. तो रिवर्स मर्जर वाला जो पॉइंट आता है वो भी आपका इधर आ जाएगा कि आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स हो जाते हैं. देन आपका ओवरऑल डोमिनेशन आ जाता है मार्केट में, उसकी वजह से भी आपका वैल्यू बढ़ जाता है. देन कस्टमर बेस सेल्स बढ़ जाते हैं आपके, उससे भी आपका वैल्यूएशन हो जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो आप यहाँ पे अपने इस आंसर के अंदर लिखोगे. टाटा अक्वायरिंग कोरस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ बेटर सिनर्जी. टेक्निकली अगर बताऊँ तो टाटा कोरस वाला नेगेटिव हो गया टाटास के लिए. जब हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन वाले पार्ट को तो मैं बताऊंगा उनके लिए कैसे ये नेगेटिव हो गया. बट कोरस को अक्वायर करना टाटा के लिए जितना बेनिफिट, जितना सिनर्जी उन्होंने सोचा था, वो सिनर्जी की बजाय इनके लिए नेगेटिव होने लग गया, इनको लॉसेस हो गए, राइट. सो टाटा हैव एक्चुअली लॉस्ट मनी व्हेन इट कम्स टू द एक्विजिशन हियर, राइट. सो ये प्रोविजंस आपके आते हैं. सो ये एक आपका आंसर हुआ. देन ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. दिस वॉज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन और आपको डिस्टिंग्विश करने को बोला है बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन, और यहाँ पर उसने बता भी दिया एनी 3 पॉइंट्स. और ये कौन से अटेम्प्ट का था, दिस वाज आई थिंक न्यू सिलेबस का ही है और जून 2019 का है ये क्वेश्चन. एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन 3 पार्ट बी. तो इसमें आप बताइए मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होगा इसका आंसर. 3 पॉइंट्स में आपको लिखना है मर्जर्स एंड एक्विजिशन. एक तो आपका यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या आ जाएगा, डेफिनेशन. एक तो आपका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा. एक्विजिशन इज अ टाइप ऑफ मर्जर, नो एक्विजिशन इज नॉट अ टाइप ऑफ मर्जर. एक्विजिशन मे बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्विजिशन कैन बी मर्जर. मैं किसी कंपनी को अक्वायर करके फिर उसको अपने अंदर मर्ज कर लूंगा, बट मर्जर इज नॉट अ काइंड ऑफ एक्विजिशन. मैं अक्वायर करके किसी को मर्ज कर सकता हूं, सो मर्जर कैन बी. टेक ओवर इज एक्विजिशन, यस, टेक ओवर इज एक्विजिशन, टेक ओवर इज एक्विजिशन. मर्जर में क्या होता है, देखो जब हम बात करते हैं एक्विजिशन का तो यहां पर देखो मर्जर में द पार्टीज आर कॉल्ड एज
ट्रांसफरर कंपनी एंड यू हैव द ट्रांसफरी कंपनी, जब हम बात करते हैं मर्जर के लिए। एक्विजिशन में आपके पास क्या होता है, यू हैव अ टारगेट कंपनी एंड यू हैव अ अक्वायरर कंपनी। ठीक, इसके अलावा आप चेक करना, ये डेफिनेशन आप याद रखना, मतलब ये एक गूगली क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने फेंका था। मैं जब जनरली मर्जर्स आपको पढ़ाऊंगा तब ये एक बार आपसे डिस्कस करता, बट अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर आया, वहाँ पर फिर से मैं एक आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस करूँगा जब बात आ जाता है मर्जर का। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मर्जर, आफ्टर मर्जर द ट्रांसफरर कंपनी इट सीज टू एग्जिस्ट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्विजिशन, यहाँ पर जो टारगेट कंपनी है वो कंटिन्यू करता है। सो टारगेट कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। बस खाली यहाँ पर क्या हो जाता है, कंट्रोल किसके पास चला जाता है, अक्वायरर के पास चला जाता है, राइट। सो ये आपका एक डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पर आप बता सकते हो कि लीगल पॉइंट, अब अगर आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का आंसर लिख रहे हो तो आपका मर्जर अमेल्गम मर्जर्स जो होता है दैट हैपेंस इन अंडर सेक्शन 230 to 232, right? Then you have 233 जो अगेन मर्जर्स के बारे में बात करता है। देन यू ऑल्सो टॉक अबाउट 234 जो अगेन मर्जर्स का बात करता है। यहाँ पर अगर आप बताओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक्शन 235 एंड 236 विच इज़ फॉर एन अनलिस्टेड कंपनी। तो एक अनलिस्टेड कंपनी यहाँ पर वर्क करेगा, और अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो वो सेबी SAST regulations, राइट, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। इन मर्जर अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एंड इन एक्विजिशन, सो इन मर्जर अ न्यू कंपनी मे और मे नॉट फॉर्म, राइट। सो हियर अ न्यू कंपनी मे और मे नॉट फॉर्म, क्योंकि अगर अब्जॉर्ब कर लिया तब तो एक नया कंपनी नहीं बनेगा, बट यहाँ पर तो डेफिनेटली नो न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड या नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, जो ओल्ड कंपनी है वही यहाँ पर चलता है। बिल्कुल करेक्ट हरप्रीत, ये पॉइंट आपका बराबर जाएगा। तो आप देखो ये 3 मार्क्स के लिए था और हमने फिर भी यहाँ पर 5 पॉइंट को लिख दिया। एंड लास्ट जो एक अपने कॉमर्स के स्टूडेंट का आंसर होता है दैट इज एग्जाम्पल। तो 6th डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके लिए क्या हो गया, एग्जाम्पल। सो डोंट गेट सरप्राइज्ड अगर ये आपके अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो अब आप देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, एनी 3 पॉइंट्स। हमने अगर 6 पॉइंट्स को लिखा तो आप क्या कर दो, जैसे ये दोनों पॉइंट्स हो गए इसको मर्ज कर दिया। आई थिंक दिस पॉइंट कैन ऑल्सो गेट मर्ज्ड विद दिस, राइट। तो इस तरह से आप आंसर लिखकर थोड़े से पॉइंट्स को, तो अगर उन्होंने एनी 3 पॉइंट्स बोला है तो रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 3। एग्जाम्पल को वैसे एक पॉइंट में काउंट नहीं किया जाता, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पार्ट, बट स्टिल यू कैन राइट योर आंसर दिस वे, राइट। मर्जर एक्विजिशन क्लियर हुआ आपको, मर्जर एंड एक्विजिशन आपको क्लियर हुआ, राइट। देन अगेन यू हैव दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आई थिंक दिस वाज इन दिसंबर में ये क्वेश्चन आया है, या सो दिस इज दिसंबर 2019, अगेन न्यू सिलेबस, और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। So it is generally accepted that all mergers and acquisition have one common goal regardless the category or the structure. Give your opinion indicating the benefits of the company derive upon merging. आप मुझे बताओ, again is this a difficult question for you? Is this a difficult question for you? क्या आंसर करोगे आप इसमें? That's it. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बेनिफिट्स को आप बताओगे, तो जितने बेनिफिट्स आप यहाँ पे बता सकते हो, राइट एज मच एज पॉइंट्स यू कैन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 से 8 मिनट आपके पास है। बिल्कुल वैशाली जी, बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, 5 मिनट मार्क्स का क्वेश्चन, आपके पास 7 से 8 मिनट है। 7 to 8 मिनट्स में जितना ठूस सकते हो उसमें उतने पॉइंट्स को आप यहाँ पे ठूसो, राइट। दैट विल बी beneficial. I think that is the last question. So till now we have covered, I'll tell you, हमने चैप्टर 1 को फिनिश कर दिया है, राइट। इसके अलावा चैप्टर 1 के हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी फिनिश कर दिया पूरा, करेक्ट।
अब हमारे पास जो बचता है, अब चैप्टर 1 देखो, ओल्ड सिलेबस का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, न्यू सिलेबस आपका चैप्टर 1 हाफ कंप्लीट हो चुका है, न्यू वालों के लिए हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो क्या है, दैट इज बाईबैक। तो वो जब हम बाईबैक पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में तो अपने साथ में कंप्लीट हो जाएगा। बट डेफिनेटली पास्ट ईयर क्वेश्चंस अभी तक जितना टॉपिक हमने कवर किया था उसके साथ में आपका कंप्लीट हो चुका है। सो आई वुड अप्रिशिएट इसके आंसर्स अगर आप खुद एक बार प्रैक्टिस करो तो इट विल बी गुड फॉर यू। यू कैन सेंड योर आंसर्स टू मी, राइट, और इंडिविजुअली आप मेरे को आंसर करना, यू सेंड मी योर आंसर्स, राइट। आप चाहो तो एक एक अटेम्प्ट वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। यू कैन कीप अ टारगेट कि 2017 के पेपर्स हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट डे आप टारगेट कर लो 2018 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट डे आप टारगेट कर लो 2019 ओल्ड सिलेबस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, एंड 2019 न्यू सिलेबस के। तो 4 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप बोलो तो इस तरह से भी कंप्लीट कर सकते हो, ये दोनों एक दिन में और ये दोनों आप एक दिन में ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, तो 2 दिन में भी हो जाएगा। बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एवरी अटेम्प्ट यू हैव गॉट 1 और 2 क्वेश्चंस ओनली, राइट। सो इसको लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। 10-10 मिनट्स भी अगर आप दोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टोटल आपको 3 आवर्स लगेंगे मैक्सिमम चैप्टर 1 को रिवाइज करके इनके सारे आंसर्स को लिखने में। और रादर जब आप इसके आंसर्स को लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिविजन हो जाएगा। और ये 3 आवर्स में आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। जैसे अब ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया तो ये आपको दोबारा से लिखने का जरूरत नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड विद दिस एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर, राइट। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। मैं एक बार आप लोगों को ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल से भी चेक करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स को कवर कर दिया है, और न्यू सिलेबस से भी एक बार मैं आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। सो इफ़ यू कैन चेक, ये न्यू सिलेबस का मॉड्यूल है, राइट। न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में अगर आप देखो तो हमने, आप देखो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, वी हैव फिनिश्ड इट टिल हियर, ये यहाँ तक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो ये पार्ट अगर आप अपने मॉड्यूल से रीड करना चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो। और ओल्ड सिलेबस में अगर मैं बताऊं तो ओल्ड सिलेबस में भी आप कंप्लीटेड द एंटायर फर्स्ट चैप्टर, राइट। इन योर फर्स्ट चैप्टर यू हैव सम पोर्शंस जिसको छोड़ दो आप यहाँ पे, ये यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इवन दिस पार्ट इज डन, इवन दिस पार्ट इज डन। बस इसको हमने नहीं किया, ये हम बाद में कवर कर लेंगे। दिस इज कवर्ड, दिस एंटायर पोर्शन इज कवर्ड, सो यू कैन गो थ्रू दिस। और यहाँ से भी आपको कुछ इनपुट्स मिल जाएगा जो आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे देखो ये यहाँ पर नीड एंड स्कोप, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे विच यू कैन यूज़। ये देखिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम्स एट डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट टाइम, ये दिख रहा है। तो ये आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा आंसर सेट मिल जाएगा, राइट। फिर आप ये देखिए, देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, डिफरेंट मोड्स, तो ये मर्जर, करेक्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सो ऑल दोज वी हैव कवर्ड हियर, राइट। सो दिस इज इट। तो आराम से आप इसको प्रिपेयर करो एंड वी कैन देन कंटिन्यू टुमारो, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विथ टेक ओवर रेगुलेशंस, ओके। सो कल हम टेक ओवर रेगुलेशंस के लिए शुरू करेंगे, 7 o'clock शार्प वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट।